हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जनजातीय आंदोलन। क्या देखेंगे दोस्तों? जनजातीय आंदोलन ये क्यों हुए और इनके क्या कारण थे। और हमारे सिलेबस के अनुसार, 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर है बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह है। और ये हमारे सिलेबस में 5 हैं, जो कि एक है सन्यासी विद्रोह है, दूसरा है कोल विद्रोह है, तीसरा है सांथाल विद्रोह है, तीसरा और थर्ड है या फोर्थ है भील विद्रोह है, और फिफ्थ है रमोसी विद्रोह है। और ये क्यों हुए और किन किन क्षेत्रों में हुए उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्या कारण है, इनके क्या कारण थे? तो ये है, देखो, जनजातीय लोगों को ये लगा कि अगर ये नई सरकार आई है, यहाँ पे जो नए लोग यहाँ पर शासन करने आए हैं, उनसे हमारी स्वतंत्रता को खतरा है। ये हमारी स्वतंत्रता, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएंगे। ये हमारी स्वतंत्रता को नष्ट कर देंगे और हमारे स्वशासन में हस्तक्षेप करेंगे। विदेशी हस्तक्षेप यानी कि ये हमारे जो ग्रामीण या हमारे मुखिया हैं उन्हें हटा देंगे और अपने शासन को लागू कर देंगे। और प्रशासनिक परिवर्तनों का होना और अत्यधिक करों की मांग। जो नई सरकार या विदेशी सरकार यहाँ पे आई थी, उन्होंने ग्रामीण या जनजातीय लोगों पर अत्यधिक कर डाल दिए थे, जिनसे ये लोग अपना अपना गुजारा न करके विदेशी सरकार को कर देने लगे, और जिनसे इनका शोषण होने लगा और अर्थव्यवस्था का भंग होना। इससे अर्थव्यवस्था भी भंग हो गई, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने अत्यधिक कर लगाए और कर चुकाने के कारण जनजातीय लोग अपना जीवन बसर नहीं कर पा रहे थे। और इससे साथ साथ में अर्थव्यवस्था भी उनकी भंग हो गई, क्योंकि पहले थी मुगल सत्ता और मुगल सत्ता के बाद अंग्रेज सत्ता आई। मुगल सत्ता के बाद कौन आए? अंग्रेज आए, अंग्रेजी सरकार आई। तो अंग्रेजी सरकार ने मुगल अर्थव्यवस्था को भंग कर दिया और अपनी अर्थव्यवस्था लागू की, जिससे इन जनजातीय लोगों पर अत्यधिक करों का बोझ इन पर आ गया। और जिससे इन्होंने ये सोचा कि अब हमें इनके खिलाफ विद्रोह करना होगा और इन्हें यहाँ से उखाड़ फेंकना होगा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कौन कौन से वे आंदोलन या विद्रोह है। तो पहला विद्रोह है बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह है। इनमें है सन्यासी विद्रोह। तो दोस्तों, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिलता है। और इसमें जो सन्यासी लोग थे, जो कृषि के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी करते थे, कृषि के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी करते थे, इन धार्मिक यात्राओं पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इन्होंने सोचा कि ये विदेशी सरकार हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। और अंग्रेजों ने इन पर कठोरता से कर लगाया, क्योंकि 1769 से 70 के मध्य बंगाल में अकाल पड़ा, बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा। और उस अकाल के दौरान भी अंग्रेजों ने किसी भी कर माफी नहीं लगाई और उनसे कठोरता से, जिस प्रकार से पहले की दरों पर जो कर वसूला जा रहा था, उसी दर पर अकाल के समय भी कर वसूला जा रहा था। और साथ साथ इनकी धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे सन्यासी भड़क उठे और उन्होंने अंग्रेजी कोठियों या कंपनी की कोठियों पर आक्रमण किया और वहां पर लूट करना प्रारंभ कर दिया। और उसी दौरान वॉरेन हेस्टिंग ने इस सन्यासी विद्रोह का दमन कर दिया। तो ये वही वॉरेन हेस्टिंग है जिन्होंने बंगाल में द्वैत शासन पद्धति को बंद किया था, द्वैत शासन पद्धति को बंद किया था। और लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पर द्वैत शासन व्यवस्था लगाई थी। और आगे लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है और वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इस सन्यासी विद्रोह को दबा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कोल विद्रोह। क्या है? कोल विद्रोह है। कोल विद्रोह, देखो, इनका कारण था कि प्रशासनिक जटिलताएं। अंग्रेज सरकार अपनी
शासन व्यवस्था धीरे धीरे डेवलप कर रही थी, अपने प्रशासन में सुधार ला रही थी, लेकिन वो सुधार अंग्रेजों के प्रति सही थे और यहाँ की जनजाति और यहाँ के लोगों के विपक्ष में थे। और कठोर भूमि कर अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक कर लगा दिया गया और यहाँ के स्थानीय शासकों ने भी इनके लिए कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। इनके खिलाफ हर बार इन्होंने उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, यानी कि यहाँ के स्थानीय शासकों ने भी अंग्रेजों की तरह ही इन्हें ट्रीट किया, जिससे कोल जनजाति में इनके प्रति हीन भावना आ गई और सोचा अब इन्हें यहाँ से हमें उखाड़ फेंकना चाहिए। और यहाँ पे कोल विद्रोह में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई, अत्यधिक लोग मारे गए और इसमें बहुत ही बड़े स्तर पर हिंसा हुई, मारकाट हुई। और इस विद्रोह ने जब व्यापक स्तर पकड़ लिया, जब 1831 ईस्वी में इनकी भूमि, कोल जनजाति की भूमि उनके मुखिया से छीनकर बाहरी लोगों को दे दी गई। 1831 ईस्वी में कोल जनजाति की भूमि इनके मुखिया से छीनकर बाहरी लोगों को प्रदान कर दी गई। तो कोल विद्रोह ने व्यापक स्तर पर जोर पकड़ लिया और यह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग और पलामाऊ व मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्र में इसका विद्रोह हुआ। यानी कि इन क्षेत्र में रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामाऊ व मानभूमि के पश्चिम क्षेत्रों में यहाँ या इन क्षेत्रों में कोल विद्रोह हुआ। और ये वर्तमान में झारखंड क्षेत्र में आते हैं ये। तो यहाँ पर ये विद्रोह हुआ और फिर अंग्रेजी सरकार ने इसका दमन कर दिया, सैन्य अभियान किए और इसका दमन कर दिया। और कलकत्ता काउंसिल ने, जो उस समय तत्कालीन समय वहाँ के अध्यक्ष, कलकत्ता काउंसिल के अध्यक्ष मेटकॉफ थे, इन्होंने कहा कि इस विद्रोह में अंग्रेजी विरोधी भावना उच्च स्तर पर थी। कोल जनजाति में अंग्रेजी विरोधी भावना उच्च स्तर पर थी और वह अपने क्षेत्र से अंग्रेजी सरकार को पीछे धकेलना चाहती थी। नेक्स्ट देखते हैं सांथल विद्रोह। क्या है? संथाल विद्रोह या सांथल विद्रोह। यहाँ पर है संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 के मध्य हुआ। और इसका कारण था वही सेम कारण, भूमि अधिकारियों का दुर्व्यवहार, पुलिस द्वारा उनका दमन करना व जमींदारी व साहूकारों द्वारा जबरदस्ती कर वसूल करना। अगर अकाल है तो भी वह उसी दरों पर कर वसूल करते हैं, और अगर अकाल नहीं है और अगर अंग्रेजी सरकार ने इनसे करों की दर कम कर दी गई हैं, लेकिन जमींदार व साहूकारों ने उसी दर पर कर लिया, जिससे यहाँ की जनजाति में अंग्रेजी सरकार व इन जमींदारों व साहूकारों के खिलाफ हीन भावना आ गई और इन्होंने सोचा हमें इनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। और इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाइयों ने किया, वे थे सिंधु व कान्हू जी। सिंधु जी और कान्हू जी ने इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया और यह विद्रोह भी वर्तमान के झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र में हुआ, जो कि वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर व मुंगेर। यह वही मुंगेर है जिसको मीर कासिम ने अपनी राजधानी बनाई थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले आया था। तो इन क्षेत्रों में संथाल विद्रोह सक्रिय था और 1856 ईस्वी तक आते आते इसका दमन कर दिया गया। संथाल विद्रोह का 1856 ईस्वी के पास आते आते दमन कर दिया गया और इसके साथ ही सरकार ने संथाल परगने की अलग से स्थापना कर दी गई। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष से संथाल परगने की स्थापना कर दी गई और इसी के साथ संथाल विद्रोह समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भील विद्रोह। क्या है दोस्तों? भील विद्रोह, जो कि 1812 से 19 ईस्वी तक चला, लेकिन यह यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ। 1825 में भी यह पुनः उमड़ा और 1831 व 46 में भी भील विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में पुनः उत्पन्न हुआ। और भील विद्रोह जो कि पश्चिमी तट पर खानदेश नामक इलाके में हुआ
और ये खानदेश दोस्तों महाराष्ट्र के दक्षिणी पठार के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है। खानदेश महाराष्ट्र के दक्षिणी पठार के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित है और वहां पर यह भील जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और क्या कारण थे? वही कृषि संबंधी समस्याएं और नई सरकार से भय और कृषि संबंधी समस्याएं। यहाँ पे अंग्रेज सरकार इन्हें अपनी इच्छा अनुसार कृषि नहीं करने देती थी। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि अफीम, नील आदि की खेती करें, जिनसे अंग्रेज सरकार को तो लाभ हो लेकिन इन्हें कुछ भी लाभ ना हो। और नई सरकार से भय इस प्रकार था कि यह नए लोग थे, ये भीलों के बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, इनका भी इन्हें भय था। और अंग्रेजों का क्या मानना था? वे सोच रहे थे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और इनके प्रतिनिधि त्रिकम्बजी दांगलिया ने इन्हें उकसा रहे हैं, अर्थात पेशवा बाजीराव व त्रिकम्बजी दांगलिया भीलों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहे हैं, यह भी अंग्रेजों का मानना था। लेकिन ऐसा नहीं था। भीलों ने कृषि संबंधी समस्याओं व नई सरकार से भय के कारण अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन 1819 तक आते आते सैन्य अभियान चलाकर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, इसका दमन कर दिया। लेकिन 1825 में सेवरम नामक व्यक्ति के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः उमड़ा या पुनः हुआ। और उसके बाद 1831 ईस्वी में और 1846 ईस्वी में भी यह भील विद्रोह पुनः हुआ। और भील विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों? खानदेश नामक इलाका या खानदेश नामक स्थान, जो कि महाराष्ट्र के दक्षिणी पठार के उत्तर पश्चिमी कोने में। नेक्स्ट देखते हैं रमोसी विद्रोह। क्या है रमोसी विद्रोह? यह भी एक पश्चिमी घाट पर रहने वाली जनजाति थी, जो कि रमोसी जनजाति थी। और यह भी अंग्रेजी प्रशासन पद्धति से असंतुष्ट थी, अर्थात अंग्रेजों द्वारा जो शासन पद्धति लागू की जा रही थी उससे ये असंतुष्ट थे। और इन्होंने सोचा कि अगर इसी प्रकार अंग्रेजी शासन व्यवस्था चलती रही तो इससे हमारा तो दमन होता रहेगा और दिन प्रतिदिन हमारा शोषण होता रहेगा, तो हमें इनके विरुद्ध हमें विद्रोह करना होगा। और इसी के चलते 1822 ईस्वी में इनके सरदार चित्तर सिंह ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा। और सतारा वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और इस विद्रोह को अंजाम दिया। और 1825-26 में यह विद्रोह पुनः उठा। तो दोस्तों याद रखना, 1822 ईस्वी में सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा गया और यह विद्रोह एक समय के लिए दबा दिया गया। लेकिन 1825 ईस्वी व 1826 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः उमड़ा और इसने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत की। और यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं, जो संताल विद्रोह था उसमें जनजातीय नेतृत्व एवं संगठन को पहली बार सुव्यवस्थित रूप से देखा गया था। संताल विद्रोह व्यापक स्तर पर था। और अब दोस्तों हम नेक्स्ट देखेंगे क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। तो अब हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। इन क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया और ये कहाँ कहाँ हुए और क्या कारण थे? तो इन क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य कारण था 1905 का बंगाल विभाजन। मुख्यतः यही कारण था कि बंगाल विभाजन, इसके साथ अनेक कारण थे, जैसे अलग अलग स्थानों पर अकाल पड़ना और उनके लिए जो अकाल समितियां बनाई जा रही थी वह अपना प्रॉपर कार्य नहीं कर पा रही थी। और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी और बंगाल को सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा था, जिससे लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असंतुष्ट या विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और जिसके कारण ये क्रांतिकारी आंदोलन उत्पन्न हुए। और अब हम देखते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन क्यों हुए। तो यहाँ पर दोस्तों 1876 ईस्वी में एक सरकारी कर्मचारी जिसका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के,
इसने यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की और 1876 में ही महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा और जिसके जिसके कारण यहाँ पर भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई और अंग्रेज सरकार ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और साथ ही साथ इन सभी कारणों को देखते हुए वासुदेव बलवंत फड़के ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और इन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ अलग अलग स्थानों पर जाकर इन्हें अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के भाषण दिए और यहाँ की जनता को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उत्तेजित किया। और इसी के कारण 1879 में 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और अदन अरब देश की जेलों में भेज दिया गया, जहां 1889 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है, इनका स्वर्गवास हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मुख्य कारण है अकाल के कारण यहाँ के लोगों में भूखमरी की स्थिति आ गई और साथ ही साथ जो यहाँ से कर लिए जाते थे उनमें कोई कमी नहीं की जा रही थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना पैदा हुई और इन्होंने क्रांति का मार्ग चुना और यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन हुए। नेक्स्ट देखते हैं, चापेकर बंधुओं द्वारा अंग्रेज अफसर रेंड की हत्या। ये घटना पुणे में हुई और ये क्यों हुई? जब पुणे में अकाल पड़ रहा था तो यहाँ पर एक कमेटी बनी और साथ ही साथ वो कमेटी नहीं थी, मेन मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे पुणे में अकाल पड़ने के साथ साथ एक महामारी पैदा हो गई, वह थी प्लेग महामारी के कारण इससे निपटने के लिए अंग्रेजों ने एक प्लेग समिति बनाई और उसका प्लेग कमिश्नर था कमिश्नर रेंड और एक अधिकारी था लेफ्टिनेंट एयरस्टन। इन्होंने यहाँ के लोगों को बचाव करने का कोई काम नहीं किया, साथ ही साथ यहाँ की जनता को आतंकित किया। तो एक तरह से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अंग्रेजों ने इनकी सहायता नहीं की, इन्हें आतंकित किया और इन्हें डराया धमकाया, इनसे वही कर लिए और रोकथाम की कोई सुविधा इन्हें नहीं दी गई और जिससे यहाँ के चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर व वासुदेव हरि चापेकर, इन चापेकर बंधुओं ने इन प्लेग अफसर या कमिश्नर की हत्या कर दी और जिससे यहाँ पे क्रांति उमड़ी। और हम देखते हैं, अब देखो पुणे में महाराष्ट्र में दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर व वासुदेव हरि चापेकर ने पुणे या महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की और 1893 में महाराष्ट्र में हिंदू धर्म संरक्षण सभा का स्थापना की और जिसके तहत यहाँ पर शिवाजी व गणेश उत्सव मनाया गया और साथ ही साथ इससे देश प्रेम की भावना को जगाया गया और इन उत्सवों के चलते यहाँ पर देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई और अपने देश को इन विदेशी सरकार से मुक्ति दिलाने की भावना भी उत्पन्न हुई और इसी के चलते 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग महामारी फैली और जिसकी रोकथाम के लिए अंग्रेज सरकार ने एक कमेटी बनाई और जिसमें प्लेग कमिश्नर थे रेंड व लेफ्टिनेंट आयस्टन एक अन्य अधिकारी थे और इन्होंने यहाँ के लोगों को या पीड़ित लोगों को मदद की बजाय इनका आतंक और ज़्यादा कर दिया, इन्हें डराया धमकाया, इन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं दी गई, जिसके तहत इनके खिलाफ यहाँ की जनता भड़क गई और साथ ही साथ 22 जून 1897 में इनकी हत्या कर दी गई चापेकर बंधुओं द्वारा। और इन हत्या के कारण, इस हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को अंततः फांसी दे दी गई और चापेकर बंधुओं का अंत हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 22 जून 1897 को कमिश्नर रेंड व लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी गई और चापेकर बंधुओं को इस आरोप में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। तो इन्होंने देखो सर्वप्रथम देश से बाहर स्वतंत्रता
प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सबसे पहले इन्होंने विदेश में अपना मुख्यालय बनाया भारत में क्रांति उत्पन्न करने के लिए, और ये मुख्यतः पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश से संबंधित थे, और यह वर्तमान में गुजरात में है। और इन्होंने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ली, और यहाँ से इन्होंने बैरिस्ट्री की, अर्थात ये वकील बने। और इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र लंदन को चुना। इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र लंदन को चुना, और यहीं से इन्होंने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को चालू रखा। और 1905 ईस्वी में इन्होंने भारत स्वशासन समिति की स्थापना की, और जिसे ही आगे इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई। और इसी इंडिया हाउस के सदस्य कौन बने? वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदनलाल ढींगरा जैसे महान क्रांतिकारी व्यक्ति इंडिया हाउस के क्या बने? मेंबर बने, इसमें सम्मिलित हो गए। वीडी सावरकर ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में अपना स्थान दिया है, और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, और मदनलाल ढींगरा भी एक महान क्रांतिकारी नेता हुए। और इन सभी गतिविधियों के चलते चलते इन्होंने इंडिया सोशलिज्म नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। क्या किया दोस्तों? मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें इन्होंने अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों का वर्णन किया। और इन सभी के चलते अंग्रेज सरकार को ऐसा लगा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा हमारे लिए खतरा पैदा हो सकते हैं, तो इन्होंने इनके खिलाफ अंग्रेजी सरकार ने कार्रवाई की, जिसके चलते श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड से पेरिस चले आए, और यहाँ से इन्होंने अपनी गतिविधियों को जारी रखा। नेक्स्ट देखते हैं विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, इनकी जन्मभूमि है महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। इनका जन्म 28 मई 1883 ईस्वी में हुआ, जो कि महाराष्ट्र के भागूर गांव में हुआ। महाराष्ट्र के भागूर गांव में हुआ। इन्होंने अपनी मैट्रिक शिक्षा यानी कि 10वीं जो कि 1901 में पास की, और उसके बाद इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। वहां इनकी पहचान या इनकी मुलाकात बाल गंगाधर तिलक से हुई। नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों यहां पर इनकी मुलाकात बाल गंगाधर तिलक से हुई, और सावरकर को यहाँ की जनता ने वीर की उपाधि दी। उसी के बाद इनका नाम पड़ा वीर दामोदर सावरकर। और इन्होंने बंगाल विभाजन के समय एक मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, और इसी के जरिए इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, और विदेशी कपड़ों की होली जलाने के कारण इन्हें इनकी कॉलेज फर्ग्यूसन कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया या बेदखल कर दिया गया, और इन्हें इनके अपराधों के कारण अंग्रेज सरकार ने 2 जन्मों के लिए आजीवन कारावास दे दिया, और इनका अधिकतर समय अंडमान की सेल्युलर जेल में बीता। दामोदर सावरकर का अधिकतर जीवन अंडमान की सेल्युलर जेल में बीत गया, और इन्हें 2 जन्मों के आजीवन कारावास की सजा अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसमें इन्होंने कहा है, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में 1857 के संघर्ष को भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा है। यह पहले लेखक या इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 ईस्वी के संघर्ष को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। अन्यथा अनेक इतिहासकारों ने इसे विद्रोह है, सैनिक विद्रोह है या 1857 का गदर कहा है, लेकिन इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा है 1857 की क्रांति को। और फिर उन्होंने 1904 में अभिनव भारत नामक एक संगठन की स्थापना की। यह वही मित्र मेला नामक संस्था थी, और मित्र मेला संस्था का नाम बदलकर इन्होंने 1904 में क्या रख दिया? अभिनव भारत रख दिया। और इन्हें इनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होने के कारण इन्हें रत्नागिरी में नजरबंद रखा गया, और फिर इन्हें 1937 में जेल से मुक्त कर दिया गया। 1937 में इन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया, और ये जेल से निकलने के बाद इन्होंने भारत के विभाजन को रोकने के लिए अथक प्रयास किए। अब आगे देखते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन।
बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन क्यों हुए और किस लिए हुए। और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन होना वाजिब भी थे, क्योंकि यहाँ पर 1905 में स्थिति बहुत खराब थी। लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक या धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया था। हिंदुओं और मुस्लिमों में इन्होंने दरार डाल दी। और बंगाल में क्रांति का आंदोलन, ये सूत्रपात किसने किया? श्री पी मिश्रा ने किया। और इन्होंने यहाँ पर अनुशीलन समिति की स्थापना की। यह एक, हम मान सकते हैं, यह एक क्रांतिकारी समिति थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे आतंकवादी समिति कहा। इसे आतंकवाद से जोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेज सरकार के तो हम खिलाफ थे, और इसलिए अंग्रेज सरकार ने इसे आतंकवाद से संबंधित माना और इसके खिलाफ कई कानूनी कार्रवाई की। और 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने अपनी पुस्तक भवानी मंदिर में क्रांतिकारी कार्यों की विस्तृत जानकारी का विवरण दिया। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने अपनी पुस्तक भवानी मंदिर में क्रांतिकारी लोगों के कार्यों का विस्तृत वर्णन किया। और इसी समय बंगाल में 2 पत्रिकाएं चली, एक तो थी युगांतर, एक थी संध्या। इसमें इन पत्रिकाओं में इनके संपादकों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विचारों को प्रकाशित किया और यहाँ की जनता को जागृत किया। साथ ही साथ इन पत्रिकाओं ने देशभक्ति की भावना को भी उजागर किया। अब आगे देखते हैं मुक्ति कौन पाथे नामक पुस्तक। मुक्ति कौन पाथे नामक पुस्तक में, जिसका अर्थ है मुक्ति किस मार्ग से, इसमें जो अंग्रेज सैनिक थे, जो भारतीय अंग्रेज सैनिक थे, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे क्रांतिकारियों को हथियार दें और क्रांति को सफल बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन सभी अलग अलग बंगाल क्रांतिकारी आंदोलनों को, महाराष्ट्र क्रांतिकारी आंदोलनों को, ये एक साथ नहीं होने के कारण इन्हें दबा दिया गया और अंग्रेज सत्ता अपनी शासन चलाती रही। और धीरे धीरे समय निकलता गया और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो ओके फ्रेंड्स, आज हमने देखा क्रांतिकारी आंदोलन व जनजातीय आंदोलन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।